स्वागत है योर स्टॉक्स में। मैं हूं सृष्टि शर्मा और मेरे साथ मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी जुड़ चुकी हैं और अगले 1 घंटे में इस शो में हम आपके सभी सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट से लेंगे। पर उन पे जाने से पहले एक बार मार्केट्स पे नजर डाल लेते हैं। तो दिवाली के ठीक पहले थोड़ी सी रौनक फीकी जरूर पड़ रही है, पर इसकी वजह है ग्लोबल संकेत और साथ ही आज है वीकली एक्सपायरी, जहां पे हम देखें सुबह से ही बैंक निफ्टी कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। अभी करीब 430 अंकों से ज्यादा की वहां पे कमजोरी है और सबसे लीड करता हुआ इस कमजोरी में दिख रहा है आपको इंडसइंड बैंक। कमजोर नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउस भी इस पे पॉजिटिव कमेंट्री नहीं लेकर आए हैं, जिसका असर आप देख रहे हैं। वहीं आज फार्मा पैक्ट और साथ ही आईटी रुपए की कमजोरी के कारण आज आपको तेज दौड़ लगाता हुआ दिख रहा है। निफ्टी को सपोर्ट करने का काम कर रहा है और निचले स्तरों से हल्की रिकवरी हमने निफ्टी में भी देखी है। अभी हम देखें तो करीब 50 अंकों की वहां पे कमजोरी है। पर एक बार ब्रॉडर मार्केट्स की पिक्चर पे नजर डालें तो वहां पे बढ़ने वाले और गिरने वाले शेयरों में जो है कशमकश जारी है। अगर एनएससी की बात करें तो 860 शेयर्स हैं जो कि अभी हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। वहीं गिरने वाले शेयर्स की श्रेणी में 1000 से ज्यादा स्टॉक्स फिलहाल शामिल हैं। तो ये थी रही बाजार की तस्वीर। पर आज है वीकली एक्सपायरी और उसके पहले हम एक्शन होता हुआ जरूर देख रहे हैं। हफ्ते की शुरुआत से लेकर अब तक जो कुछ लॉन्ग्स थे, हो सकता है वहां पे कुछ अनवाइंडिंग होती हुई दिख रही हो। आइए ये समझते हैं हमारे एक्सपर्ट से और उनका परिचय आपको करवाते हैं। हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं आशीष माहेश्वरी जी, ब्लू ओशन स्ट्रैटेजिक एडवाइजर्स की कंपनी से, जहां पे हमें फंडामेंटली बताएंगे कौन से स्टॉक में आपको बने रहना चाहिए, कौन से विकल्प ढूंढें या फिर उस काउंटर से निकल जाएं। और साथ ही हमारे साथ टेक्निकल एनालिस्ट सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन मौजूद हैं। वेरी गुड मॉर्निंग आप दोनों को ही, बहुत बहुत स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पे। सबसे पहले नीलेश, आपसे एक बार समझेंगे, एक्सपायरी का मूव ये देखने को मिल रहा है या फिर दिवाली से पहले जितनी तेजी आनी थी वो अब आ चुकी है, क्योंकि कल फ्राइडे है और फिर अगला हफ्ता दिवाली पे फोकस रहेगा? वेरी गुड मॉर्निंग टू सृष्टि। देखिए, ओवरऑल बाजार का जो मूड एंड माहौल है वो अभी भी पॉजिटिव साइड में बना हुआ है। आज का जो मूव हमें देखने को मिल रहा है वो महज एक एक्सपायरी का मूव है और थोड़ा सा कंसोलिडेशन, जो हालांकि हम एक 4 कंसेक्यूटिव सेशंस की तेजी हम देख चुके हैं, उसके बाद इस प्रकार का कंसोलिडेशन एक स्वाभाविक है और उसकी वजह भी है। देखिए, अगले सप्ताह मंथली एफएनओ की एक्सपायरी होने वाली है, ट्रंकेटेड वीक है, उसके पहले इस प्रकार की वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिलेगी। हालांकि अगर ओवरऑल लेवल्स की बात करें तो 17,300 17,350 के आसपास का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर यहाँ से थोड़ी और गिरावट होती है तो वहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेना चाहिए। ऊपरी स्तर पर 17,500 के ऊपर अगर टिकता है फिर से, तब वहां पे अनदर 200 पॉइंट का मूव हमें देखने को मिल सकता है। 17,700 से 17,800 तक की अक्सर हमें पीछे ओपन होती नजर आएगी। बैंक निफ्टी की ओर नजर डाले तो वहां पे हालांकि थोड़ा सा ज्यादा पिन हमें आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। हालांकि नंबर्स भी आने वाले हैं आईसीआईसीआई बैंक के वीकेंड पे, उसके पहले इस प्रकार का मूव थोड़ा सा कंसर्न जरूर है, बट ओवरऑल मेजर स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। अगर यहाँ पे 39,700 39,500 तक के लेवल आते हैं तब वहां पे एक कॉन्ट्राबेट लिया जा सकता है ऊपरी स्तरों पर। फिर से 40,500 41,000 तक का मूव हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। हालांकि उसके लिए थोड़ा सा समय लग सकता है, बट यहाँ पे जो मेजर सपोर्ट है वो 39,500 से 39,000 की जोन में है। ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमें आज के सेशन में भी देखने को मिल रहा है और वो कंटिन्यू रहना चाहिए यहाँ से। ओके, तो ये था बाजार के ऊपर व्यू, कौन से लेवल्स को आपको ध्यान में रखना है और आज की एक्सपायरी कौन से स्तरों पे होते हुए हम देख सकते हैं। पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर बरकरार रहेगा अगर बाजार दायरे में ट्रेड कर रहा है उसके बावजूद भी। पर चलिए अब आपको सवाल पूछने का तरीका बता देते हैं। योर स्टॉक्स में आप अपने सवाल 9167329108 इस नंबर पर हमें कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए या फिर SMS के जरिए भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, या 18 आवर्स स्वदेश के नाम से जितने भी तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहां पे जाके आप अपनी स्टॉक क्वेरीज पोस्ट करिए। तो चलिए आपके सवाल जवाब हमारे पास आते रहेंगे और उसके बाद हम देखेंगे, हम आपके सवाल शामिल करने की कोशिश करेंगे। पर उससे पहले कुछ नतीजों पर फोकस कर लेते हैं। सिंजीन इंटरनेशनल ने अपने नतीजे जारी किए हैं और इस कंपनी के इस बार दमदार नतीजे आते हुए दिखे हैं। जो कंपनी ने गाइडेंस दी थी उससे भी बेहतर नतीजे आए हैं, जहां पे हम देखें इनकी आय में करीब 26% से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली है और कंपनी का प्रॉफिट जो है वो भी काफी अच्छी तरीके से ऊपर आया है। और साथ ही अगर देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 102 करोड़ पे आया है, जो कि पिछले साल करीब 60 करोड़ के आसपास था। तो ये 50% से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली है। साथ ही मार्जिन्स में हल्का सा दबाव इस बार जरूर देखने को मिला है, पर कंपनी की जो कमेंट्री है वो नतीजों के बाद पॉजिटिव साइड आते हुए दिखी। पर आइए मैनेजमेंट के साथ जुड़ते हैं और डिटेल में समझते हैं कि क्या है कंपनी का ग्रोथ आउटलुक। हमारे साथ सिंजीन इंटरनेशनल के CEO डॉक्टर महेश भागलत जी जुड़ चुके हैं। वेरी
गुड मॉर्निंग महेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ET Now स्वदेश पे। सबसे पहले आपकी आय को अगर फोकस करें तो वहाँ पे एक ज़बरदस्त आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि क्या कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इसको ड्राइव कर रहे हैं? क्योंकि इस बार आपने डबल डिजिट ग्रोथ की गाइडेंस दी थी, बट एक स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ माना जाएगा। क्या यहाँ पे आगे चल के और अच्छी अपसाइड की उम्मीद हम कर सकते हैं? हमें बेहद खुशी हो रही है रिजल्ट्स रिपोर्ट करने में, क्योंकि हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में 26% बढ़त देखी है टू 768 करोड़। इसका मैं जरा आपको विश्लेषण दे दूं कि ये जो बढ़त देखी है वो हमारे सभी डिविजन से आती हुई दिखाई दे रही है। अधिकतर डिस्कवरी सर्विसेज के जो डिस्कवरी केमिस्ट्री कंपोनेंट है उसमें से सबसे ज्यादा देखी है हमने, क्योंकि यहाँ पे जो डिमांड हमने देखा है वो बहुत ही बेहतरीन डिमांड रहा है डिस्कवरी केमिस्ट्री के लिए। और ये डिस्कवरी केमिस्ट्री की डिमांड पूरी करने के लिए हम हमारे हैदराबाद कैंपस का उपयोग कर रहे हैं, जहां पर हमने मोर देन 600 केमिस्ट को एम्प्लॉय किया हुआ है। अगर डेडिकेटेड सेंटर्स की बात करें तो डेडिकेटेड सेंटर्स में हमने ब्रिस्टल मायर्स स्क्विब का जो हमारा लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है, जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, उसमें नए एडिशंस किए हैं, जैसे कि एक ट्रांसलेशनल मेडिसिन लेबोरेटरी शुरू की है और जिसकी वजह से भी हमें अच्छा योगदान मिला है। डेवलपमेंट सर्विसेज की तरफ अगर हम बढ़े तो डेवलपमेंट सर्विसेज का जो ग्रोथ रहा है वो ज्यादातर हमारे रिपीट कस्टमर्स जो दोबारा हमसे ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं और दोबारा मटेरियल बना रहे हैं, उस टाइप का प्रोग्राम, उस टाइप का ग्रोथ देखा हुआ है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट सर्विसेज का भी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है इस बार। और मैन्युफैक्चरिंग में खासकर मैं स्पेसिफिकली बायोलॉजिक्स के बारे में बात करना चाहूंगा। बायोलॉजिक्स में इस बार हमने जो PPQ बैचेस होते हैं, ज़ोएटिस का जो हमने एग्रीमेंट अनाउंस किया था, उसके फॉलोअप में जो PPQ बैचेस बनाए हैं उसका योगदान रहा है। ऑफ कोर्स बायोलॉजिक्स में हमारा आगे का प्रयास ये रहेगा कि हम आगे चलने वाले इंस्पेक्शंस के लिए तैयार करें। तो इस तरह से जो हमारे सभी डिविजन्स है उनका योगदान रहा है टू प्रोवाइड दीज अच्छे टॉप लाइन रिजल्ट्स। बिल्कुल, आपने अपने टॉप लाइन गाइडेंस को मेंटेन किया हुआ है, लेकिन हमने देखा और जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि दूसरी तिमाही में काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इस बार कंपनी की तरफ से देखने को मिली है। तो क्या हम यहाँ पर उम्मीद करें कि आने वाले समय में अपने गाइडेंस को आप यहाँ से बढ़ाएंगे? नहीं, हमने एक्चुअली गाइडेंस तो लास्ट क्वार्टर में ही चेंज किया है, तो तुरंत गाइडेंस चेंज करने का हमारा एक्सपेक्टेशन तो नहीं है। ये भी देखना चाहिए कि आगे चलने वाले साल के सेकेंड हाफ में काफी कुछ नए इवेंट्स होने वाले हैं, जैसे कि ऑफ कोर्स पूरा जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसका तो कोई अनुमान नहीं कर सकता वो किस तरह जाएगा। सप्लाई चेन में अभी भी कुछ इम्प्रूवमेंट्स होने की जरूरत है, और रॉ मटेरियल प्राइसेस, इन्फ्लेशन, ये सब का जो जिस तरह का चेंज होगा सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में वो देखना पड़ेगा। हमारे लिए स्पेसिफिकली एक नया इंपॉर्टेंट माइलस्टोन जो रहेगा वो है FDA इंस्पेक्शन ज़ोएटिस के लिए। तो इस तरह से काफी कुछ चीजें हैं आगे बढ़कर देखने के लिए, और जस्ट लास्ट क्वार्टर में जो गाइडेंस चेंज किया है उसे हम अभी चेंज नहीं करना चाहेंगे। ओके, तो गाइडेंस तो चेंज नहीं हो रही है महेश जी, पर अगर आपके EBITDA मार्जिन्स की बात करें तो कहीं ना कहीं वो 29 के रेंज के आसपास हैं। क्या आने वाले समय में हम उसको 31% पे जाते हुए देख सकते हैं? क्या यहाँ से 100-200 बेसिस पॉइंट्स की एक बढ़त की उम्मीद करें? हमारा एक्चुअल EBITDA का जो प्रेडिक्शन होता है और जो गाइडेंस दिया है उसी के हिसाब से चल रहे हैं, तो काफी तो चेंजेस नहीं रहेंगे उसमें। आगे बढ़कर जैसे मैंने बताया काफी कुछ अनसर्टनिटीज है, काफी कुछ माइलस्टोन्स भी है, और काफी कुछ बिजनेस ग्रोथ जिस तरह का हमने देखा है उसी तरह का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इट शुड बी इन लाइन विद अभी तक जो देखा है उसी तरह से होना चाहिए आगे बढ़कर। ओके, महेश जी, हमने देखा कि इस बार जो आपके अन्य खर्च थे, अदर एक्सपेंसेस, वो भी हल्के बढ़े हुए थे। क्या हम किस तरीके से ये पूरी केपेक्स जो आपने पहले समय में किया है उसको हम ऑन द ग्राउंड आते हुए देख सकते हैं?
इस साल का जो हमारा कैपेक्स प्लान है वो $100 मिलियन का है। $100 मिलियन के जो कैपेक्स में हमने ऑलरेडी स्पेंड किया है वो अबाउट 30 मिलियन स्पेंड कर दिया है इस साल के लिए, और अबाउट उसमें से अबाउट 50% जो है वो हमने रिसर्च के लिए स्पेंड किया है, अबाउट 30% हमने बायोलॉजिक्स के लिए स्पेंड किया है, और बाकी का जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमेशन, डिजिटाइजेशन, इस तरह के इनिशिएटिव्स के लिए किया है। ओवरऑल साल के लिए जो हमारा $100 मिलियन का अनुमान है कैपेक्स स्पेंड करने का, उसी हिसाब से हम चल रहे हैं। अभी तो एक्सपेक्टेशन वही रहेगा कि इट विल ऐड टू द बेस ऑफ जो आपने ओरिजिनली नंबर जो 500 मिलियन बोला था, उसमें इस तरह ये 100 मिलियन का भी एडिशन वही है, वैसे ही होगा। ओके, चलिए महेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती समय हमें देने के लिए और नतीजों पर और ग्रोथ आउटलुक पर हमसे चर्चा करने के लिए। तो ये थे महेश भालगत, हमारे साथ जुड़े थे, और सिंजीन के स्टॉक पर इस वक्त नजर डालेंगे तो सपाट ही कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अब क्विकली आपके भी सवालों को हम शामिल करते हैं। सवाल पूछने का तरीका लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा, और इस बीच पहले दर्शक का सवाल भी हमें आ चुका है। दीपक राठी जी ने सवाल भेजा है व्हाट्सएप के जरिए। दो सवाल है इनके। पहले टाटा स्टील पर सवाल ले लेते हैं। 500 शेयर्स 102 के भाव पर लिया हुआ है और इनके भाव के करीब ही इस वक्त स्टॉक कारोबार भी कर रहा है। नीलेश, टाटा स्टील पर क्या राय देंगे? 102 के भाव पर इन्होंने लिया हुआ है इस वक्त, आगे के टारगेट्स क्या देख रहे हैं आप कंपनी में, स्टॉक में? देखिए, सपोर्ट इसका निकल के आ रहा है लगभग 97-96 के आसपास का, ठीक उसी लेवल के आसपास का स्टॉप लॉस रखना होगा अगर ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से लिया हुआ है तो। एंड ऊपरी स्तरों पर देखिए 103-104 का एक मेजर फॉलिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है। अगर वो लेवल पार करता है तब यहाँ पे एक बड़ी अपसाइड टुवर्ड्स 110 तक के लेवल के लिए देखने को मिलेगी। बट करंट लेवल पे मैं कहूंगा इन्हें बने रहने की सलाह होगी। 97 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें, इमीडिएट टारगेट 105 का ध्यान में रख के चलें, उसके बाद 108 तक की अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये राय आपको दे दी गई है। इसके अलावा नीलेश, आप ही राय दीजिए। जोमेटो पर इनका अगला सवाल है। 65 के लेवल्स पर इन्होंने लिया हुआ है, 500 शेयर्स है, ये भी इनकी खरीदारी के पास ही इस वक्त ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और हल्का नुकसान भी इनको स्टॉक में हो रहा है। क्या सजेस्ट करेंगे? जोमेटो पर क्या लेवल्स देख रहे हैं आप? देखिए, जोमेटो काफी लंबे समय से कंसोलिडेशन दिखा रहा है। हालांकि बीच में एक समय ऐसा लगा कि यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है, बट वहां पर ट्रेंड रिवर्सल के इंडिकेशन नहीं मिले हैं। अभी फिर से यहाँ पे अब ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखिए यही लग रहा है कि थोड़ा कंसोलिडेशन और कंटिन्यू हो सकता है, और यहाँ पे निचले स्तरों पर 55-56 के आसपास का एक नेक्स्ट मेजर सपोर्ट है। अगर वो लेवल डिफेंड कर जाता है तब यहाँ पे पुलबैक की संभावना नजर आती है। तो प्योरली फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव मेरी सलाह होगी कि 55-56 के जोन के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ऊपरी स्तरों पर 68 से लेके 70 ये वो रेंज है जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचना चाहिए। करंट लेवल पे थोड़ी सी वीकनेस यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये थी आपके लिए जोमेटो की राय। पर आगे बढ़ते हैं, अब कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब हरियाणा से केएल जुनेजा जी हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग, बताइए किस स्टॉक पे आपको राय जाननी है? मैडम गुड मॉर्निंग। ये वैक्रांगी बाई किए हैं 4000 एट द एवरेज रेट ऑफ 38.50। ओके, स्क्रीन पे ये नंबर चेंज होना चाहिए। 38.50 की आपकी बाइंग प्राइस है और 4000 शेयर्स आप होल्ड करते हैं। पर मिस्टर जुनेजा, कोई खास वजह जिसकी वजह से आपने इस काउंटर में निवेश किया? नहीं, मेरा तो एक फर्स्ट एंट्री थी, मुझे नहीं पता था, तो किसी की एडवाइस से ही मैंने किया है, एवरेज किया मैंने 39 कोई 36 पे। तो ये एवरेज बने रहे या निकल जाएं, कैसे वेट करें? मिस्टर जुनेजा, देखिए अब तो आपको लॉस हो ही रहा है, पर ऐसे किसी भी टिप्स पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लॉस हो जाता है पैसे का मामला, और साथ ही ये कंपनी के फंडामेंटल्स कुछ ज़्यादा मजबूत बताए नहीं जाते। तो अगर आप फर्स्ट टाइम निवेशक है यहाँ पे, तो और सतर्क हो जाना चाहिए। पहले कंपनी के फंडामेंटल्स जांच परख के किस सेक्टर में है, क्या करती है कंपनी, उसके बाद डिसीजन लेना ज़्यादा बेहतर है। पर आशीष जी, एक बार आपसे समझते हैं, आप कैसे देखते हैं वक्रांगी को और अभी क्या करना चाहिए इनको? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। थोड़ा सा फंडामेंटल्स पे हमेशा नज़र रख लेना चाहिए, और
सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे कि यदि 1-2 रुपए के ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आपने स्टॉक को लिया है तो वहीं पे फिनिश करके जाएं, क्योंकि फंडामेंटल का अभी जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं इस कंपनी का कि 3,500 करोड़ का आज भी उनका मार्केट कैप है और जो बिजनेस में हमने एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड आता हुआ देखा है। इनफैक्ट लास्ट क्वार्टर के नंबर से काफी खराब भी रहे थे कंपनी। तो मेरी सलाह रहेगी कि इस स्टॉक से आप निकल जाएं और मैं सलाह दूंगा इसकी बजाय आप पारादीप फॉस्फेट का स्टॉक जो करीब 62-63 रुपए के आसपास है उस स्टॉक में निवेश कर दें, तो आपका यहाँ से लॉस भी रिकवर होगा और 1 साल में मेरा लक्ष्य स्टॉक के लिए करीब 100 रुपए का रहेगा, क्योंकि जो वो प्रोडक्ट में बनाती है कंपनी वहाँ पे डिमांड में काफी इजाफा हुआ, कंपनी के मार्जिन्स में भी हमने काफी इम्प्रूवमेंट आता हुआ देखा है और इस क्वार्टर के नतीजे भी काफी अच्छे रहने वाले हैं। तो बिल्कुल पारादीप फॉस्फेट बाय कर लें वक्रांक के बाद। ऑल राइट, तो थोड़ा नुकसान हो रहा है आपको, थोड़ा नहीं काफ़ी नुकसान हो रहा है इनफैक्ट आपको। तो आशीष जी ने एक स्टॉक सजेस्ट किया है, उसमें आप स्विच कर लीजिए, आपके जो नुकसान की भरपाई है वो तेज़ी से हो सकेगी। वक्रांगी में आप निकल जाइए, ज़्यादा समय देने का कोई मतलब नहीं है इस स्टॉक में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और क्योंकि त्योहारी माहौल है तो हमारी टीम भी निकली है शॉपिंग करने, और ऐसे ही दिवाली के मौके पर गुरुग्राम की गलियों में घूमते घूमते बाजार के दिग्गज संजीव भसीन से मुलाकात हो गई हमारे सहयोगी पंकज पोदार की। आइए आपको सुनवा देते हैं उन्होंने क्या कहा। दिवाली का समय है और हम यहाँ पे गुड़गांव की गलियों में घूम रहे हैं ये पता लगाने को कि किस तरीके का खाना लोग खा रहे हैं, क्या पसंद कर रहे हैं। और आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि मुझे बानी स्क्वायर में यहाँ पे चलते चलते कुछ खाते पीते कौन मिला। हमारे प्रिय मार्केट गेस्ट संजीव भसीन हमारे साथ है। संजीव भसीन, थैंक यू सो मच हमसे टाइम निकालने के लिए। पहले दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको, आपकी फैमिली को। आप बता सकते हैं आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये आपका रेस्टोरेंट ऐसा लग रहा है, मतलब क्या है, क्या आप हमें बता सकते हैं? हाँ, आपको भी पंकज, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके परिवार को, आपकी पूरी टीम है टीटी नाउ और सारे निवेशकों को। तो ये मेरा रेस्टोरेंट है पंजाब दा तड़का, और बानी स्क्वायर इज द जिसको कहते हैं हार्ट ऑफ फूड इन गुड़गांव। खाने, पंजाबियों को खाने का बहुत शौक है, तो आपको खाने पीने का भी तहका देंगे और शेयर बाजार का भी तहका। ठीक है, तो पहले शेयर बाजार से चालू करते हैं। दिवाली का समय है, सब लोग आपसे पिक्स ढूंढते हैं। लार्ज कैप के लिए आप हमारे दर्शकों को कोई पिक्स दे सकते हैं? हर साल उसमें बैंकिंग नेम्स आते हैं, सिक्लिकल नेम्स आते हैं। इस साल आपके लिस्ट पे लार्ज कैप में कौन से स्टॉक्स है जो आप कहेंगे कि निवेशक को ले सकते हैं? तो सबसे बड़ा बैंक आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई नाउ हेडेड टू बिकम द लार्जेस्ट बैंक। आपको पता है मार्केट शेयर गेन हुआ है, प्लस एचडीएफसी मर्जर की वजह से लार्ज इंस्टीट्यूशंस थोड़े अंडरवेट हुए हैं, और आईसीआईसीआई बैंक की फ्रेंचाइज और उसकी लायबिलिटी साइड हैव वर्कड वेरी वेल। तो मुझे लगता है आईसीआईसीआई बैंक कैन बी द स्टार प्ले। प्लस जो वॉलेटिलिटी ग्लोबली है उसको मद्देनजर रखते हुए वी वांट लिटिल सेफ्टी। इस कारण से आई वुड से आईसीआईसीआई बैंक शुड बी अ टॉप लार्ज कैप पिक। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक आपका एक पिक हो गया। और ऐसा कहते हैं कि यहाँ आया और पंजाबी खाना नहीं खाया तो कुछ गलत हो जाता है। तो चलिए अगली चर्चा पंजाबी खाना खाते हुए करते हैं। हमारे साथ संजीव भसीन चार्ट पे चर्चा करते हुए हैं। संजीव, जैसे आपने कहा कि आईसीआईसीआई आपका एक टॉप पिक है, वो एक सेफ्टी स्टॉक है। लार्ज कैप में और कोई नेम? अभी आईसीआईसीआई आप बोलेंगे कि सब लोगों का कंसेंसस बाय है, ऐसा कोई नेम जो आपको लगता है इस लार्ज कैप स्पेस में अंडर वैल्यूड है, जिसकी एक पेडिग्री है? आपको ऐसा कोई नाम लगता है जो एक सेफ्टी वाइज भी लोग एक सिक्लिकल स्टॉक भी ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल पंकज, तो वो होगा अल्ट्राटेक सीमेंट। 118 से 120 मिलियन टन कैपेसिटी है, और उन्होंने इंडिकेट किया है कि नेक्स्ट 3 ईयर में 1/3 कैपेसिटी और बढ़ेगी। और आपको पता है कि सीमेंट में थोड़ा सा इश्यूज थे बिकॉज ऑफ एन एक्सटेंडेड रेनफॉल, और इनपुट कॉस्ट बढ़ गई। लेकिन अब जो क्वार्टर्स आएंगे, सीमेंट की डिमांड इज ह्यूमंगस, और डिस्पाइट जो आपके यहाँ एसीसी अंबुजा में अदानी जी आए हैं, मुझे लगता है अल्ट्राटेक विल बी एबल टू मेंटेन इट्स मार्केट शेयर इफ नॉट मोर,
और जो प्राइसिंग पावर उनके पास है, आई थिंक अल्ट्राटेक इज पॉइज्ड टू डू वेरी वेल। आपको पता है रोड मोनेटाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, रियल, ये सब में बहुत ज़्यादा डिमांड है और सीमेंट इज़ अ नो ब्रेनर। आपको पता है ये ऑलमोस्ट कार्टेल है जो प्राइसेस मेंटेन करता है और सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर विल बी एक्सट्रीमली पॉजिटिव फॉर अल्ट्राटेक। ठीक है, आपने कहा जैसे कि एक नया प्लेयर आया है, पर एक नया प्लेयर कोई मामूली प्लेयर नहीं है। इसने एक बड़ा स्टेक लिया है, बड़ा फंड इन्फ्यूजन किया है, ये बहुत सारे चेंजेस करेगा इस सेक्टर में। तो जैसे कि आपने अल्ट्राटेक कहा जो कि लार्जेस्ट प्लेयर है, आपको नहीं लगता है कि सबसे ज्यादा मार्केट शेयर यहीं से जाएगा कि जो लोग थोड़े कम है उन लोगों को ज्यादा तकलीफ होगी? मतलब स्मॉल कैप सीमेंट को थोड़ी तकलीफ हो सकती है वर्सेस अल्ट्राटेक, इसके लिए आप वो सजेस्ट कर रहे हैं? नहीं, आई थिंक देयर इज इनफ रूम फॉर 3-4 प्लेयर्स टू टेक देयर शेयर। और जैसे आपने कहा एसीसी अंबुजा में डेफिनेटली इंक्रीज पॉजिटिविटी आएगी क्योंकि लॉजिस्टिक और पावर आर 38% ऑफ सीमेंट कॉस्ट जो उनको एडिशनली पॉजिटिव है फ्रॉम अडानी। बट अल्ट्राटेक का मार्केट शेयर में इरोजन मुझे बिल्कुल नहीं दिखता बिकॉज जो 60 साल से जो कंपनियां हैं उनमें चेंज आना बहुत नामुमकिन है और साथ में दे आर आर्ग्यूबली द लोएस्ट कॉस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरर इन द कंट्री। तो मुझे लगता है अल्ट्राटेक इफ एनीथिंग कैन गेन मार्केट शेयर और जिस तरह से उनकी रीच है, प्राइसिंग पावर विल बी द की फॉर देम टू गो फॉरवर्ड। आई एम वेरी बुलिश ऑन दिस पेडिग्री स्टॉक। तो ये थे मार्केट के दिग्गज संजीव भसीन जी जो कि आपके लिए दिवाली पिक्स भी लेकर आए थे, जहां पे दिग्गज कंपनीज आईसीआईसीआई बैंक और साथ ही अल्ट्राटेक सीमेंट पर उनका भरोसा कायम है और क्यों कायम है वो भी आपके लिए उन्होंने बताया। पर चलिए अब इक्विटी मार्केट से हटकर थोड़ा कमोडिटी मार्केट्स पे रुक कर लेते हैं और अब वक्त हो चला है कमोडिटी की ABCD का। तो हर दिन हम आपके लिए कमोडिटी मार्केट से जुड़ी बारीक बातों को आसान भाषा में लेकर आते हैं और कई दिनों से अब विश्व मोहन जी का फोकस है कि त्योहारी सीजन के चलते ऐसी कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। गोल्ड, सोना आप खरीदेंगे उस पर फोकस रहेगा, बट इन्वेस्टमेंट के लिहाज से क्या कुछ विकल्प सामने है? विश्व मोहन जी, आज क्या है कमोडिटी की ABCD में? देखिए, कमोडिटी की ABCD में आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल गोल्ड की। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो हम गोल्ड खरीदते हैं वही डिजिटल गोल्ड है। आपके पास काफ़ी विकल्प यहाँ पर हो जाता है जहाँ पर आप डिजिटली कैसे खरीद सकते हैं। एक सबसे अच्छी बात है कि ₹1 के छोटे रकम से भी आप यहाँ पर डिजिटल गोल्ड में बाइंग कर सकते हैं और फिर जब आप एक रकम पूरा जमा हो जाए फिर उसके बाद आप इसमें फिजिकल में कन्वर्ट करा सकते हैं। डिजिटल में ग्राम की कोई सीमा नहीं होती। आमतौर पर फिजिकल खरीदने जाते हैं तो आपको लगता है कि इतना तो कम से कम आपको खरीदना ही पड़ेगा, लेकिन इस पर वो सीमा नहीं है और जब डिलीवरी का वक्त आता है तो आप डिजिटल से फिजिकल में कन्वर्ट करा सकते हैं। जब तक आप डिलीवरी नहीं लेते हैं तो आपका गोल्ड वॉल्ट में जमा होगा। MMTC PMP इंडिया और ऑगमोंट गोल्ड जो यहाँ पर गोल्ड आमतौर पर डिजिटल ऑफर करते हैं और ये बाकी जितने भी पेमेंट्स बैंक कंपनियां, चाहे वो फ़ोन पे हो, गूगल पे हो, एयरटेल पेमेंट बैंक हो, इनके साथ इनका टाई अप है जहाँ पर आप उनके तरीके से खरीदारी कर सकते हैं। आप अपना अकाउंट बनाएं, वहाँ पे वॉल्ट में आपका जमा होगा, जब भी चाहे तो आप कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर प्योरिटी की चिंता नहीं रहती है। डिजिटल गोल्ड जब भी आप खरीदते हैं 24 कैरेट गोल्ड आपको मिलते हैं और उसका सर्टिफिकेट भी जारी किया जाता है और प्राइस आपको वहाँ पर ऑटोमेटिक जो मार्केट का प्राइस होता है वो ऑटोमेटेड यहाँ पर फेच होता है, तो जिससे आपको प्राइस की भी चिंता यहाँ पर नहीं, रख रखाव का झंझट नहीं है क्योंकि आप वॉल्ट में भी चाहे तो रख सकते हैं। अब शुरुआत में शुरू के 2 सालों तक आपको वॉल्ट का कोई चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा, बाद में कुछ मामूली चार्ज लेते हैं। अगर आप फिजिकल जब आपका इस्तेमाल करना तो फिजिकल आप डिलीवरी ले सकते हो। तो ये तमाम फ़ायदे हैं जो रख रखाव, स्टोरेज कॉस्ट भी आपका बचता है, झंझट से मुक्ति मिल जाती है और प्योरिटी की कोई चिंता नहीं। तो काफी फायदे हैं डिजिटल गोल्ड बाइंग के। ओके, धन्यवाद विश्व मोहन जी। धनतेरस नज़दीक है और कई सारे इन्वेस्टर्स ज़रूरी नहीं है कि सोने की गिन्नियाँ खरीदे। डिजिटल हो रही है दुनिया, डिजिटल गोल्ड एक बेहतर विकल्प आपके लिए और क्या कुछ बातें ध्यान में रखनी है वो विश्व मोहन ने हमें बताया। पर चलिए फिर से आपके सवाल जवाब का सिलसिला अब शुरू करते हैं और अब अगली जो क्वेरी आई है वो भरत जी की आई है। इनको KEI इंडस्ट्रीज़ पे राय जाननी है। देखिए, भरत जी के पास 660 शेयर्स हैं और माफ़ कीजिएगा 75 शेयर्स हैं और इनकी बाइंग प्राइस 660 है और यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है भरत जी को। और आशीष जी, एक बार आपसे समझेंगे कि क्या करना चाहिए। देखिए, आज भी ऑलमोस्ट सपाट कारोबार कर रहा है पर अपने 52 वीक हाई कह लीजिए या ऑल टाइम हाई से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। क्या ये मोमेंटम आगे भी आप बरकरार होते हुए देख सकते हैं?
आशीष जी शायद म्यूट पे है आपका ऑडियो। जी मेरा मानना है कि पालीवाल जी का काफी अच्छा निवेश रहा है। 660 रुपए के भाव पे उन्होंने स्टॉक को एक्यूमुलेट किया और अभी भी मेरी स्टॉक में बने रहने की सलाह रहेगी, क्योंकि एक दो रीजन है। सबसे पहले तो कंपनी ने अपना जो डेट का बर्डन है वो काफी कम कर लिया है, तो एक वहां पर कंपनी को काफी बेनिफिट मिला है। दूसरा, कॉपर के प्राइसेस कम होने का भी बेनिफिट कंपनी को मिल रहा है। तीसरा, उन्होंने जो अपना ब्रांड KEI का डेवलप कर लिया है मार्केट में, तो पॉलीकैब के बाद में जो सबसे सॉट आफ्टर ब्रांड हो गया है तो वो KEI हो गया। तो बिल्कुल स्टॉक में बने रहने की सलाह रहेगी और मेरा इस क्वार्टर के नतीजों पे भी काफी बुलिश आउटलुक है इस कंपनी का, और 1800 रुपए का प्राइस टारगेट अगले 1 साल में स्टॉक में बिल्कुल आ सकता है। ओके, तो 1800 के लेवल्स इस स्टॉक में आपको देखने को मिल सकते हैं। KEI में ये राय आपको दे दी गई है, तो बने रहिए स्टॉक में। चलिए, अब अगला सवाल हमें व्हाट्सएप के जरिए आया है। ये यश तुलसियान जी ने भेजा है हमें अहमदाबाद से। विप्रो पर सवाल है इनका। 410 शेयर्स हैं, 465 के लेवल पर इन्होंने लिया हुआ है। IT शेयरों में हम हाल फिलहाल में देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा वीकनेस भी देखने को मिली, और अब विप्रो देखिए नुकसान हो रहा है इनको। 380 के पास इस वक्त स्टॉक कारोबार भी कर रहा है। नीलेश, आप सजेस्ट करिए, अगर टेक्निकल चार्ट्स देखें तो विप्रो में क्या लग रहा है आपको, और इनके जो लेवल्स हैं वो कब तक देखने को मिलेंगे? देखिए पूजा जी, नंबर्स के बाद और काउंटर में पिटाई हमें देखने को मिली है। इनफैक्ट ऑलरेडी एक अंडर परफॉर्मर रहा है निफ्टी IT स्पेस में, और जो स्ट्रक्चर है वो अभी भी खराब नजर आ रहा है। लगातार लोअर टॉप एंड लोअर बॉटम फॉर्मेशन हमें वीकली एज वेल एज मंथली टाइम फ्रेम पे देखने को मिल रहे हैं। हालांकि अगर यहाँ से अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो थोड़ा सा डाउनसाइड लिमिटेड जरूर नजर आ रही है। इन लेवलों पर ऑलरेडी ये काफी खासा नुकसान ऑलरेडी झेल रहे हैं, तो यहाँ पे एग्जिट करने की सलाह नहीं होगी। अगर कोई पुल बैक आता है तो यहाँ से पोजीशन को एग्जिट करें और शिफ्ट करें। IT स्पेस में ही बने रहना है तो HCL टेक्नोलॉजी, ये हमें थोड़ा बेटर प्लेस नजर आता है। यहाँ पे अपसाइड लेवल देखें पोजिशन पर्सपेक्टिव से तो 1150 से 1200 तक की पोजीशन पर्सपेक्टिव से अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। 900 के आसपास काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ है, तो हमारी सलाह होगी कि अगर यहाँ पे विप्रो में कोई पुल बैक आता है, अगर और शिफ्ट करने का इनके पास ऑप्शन है तो शिफ्ट करके HCL टेक्नोलॉजी में खरीदारी करने की सलाह होगी। तो यश जी के निवेश को यहाँ पे उछाल में विप्रो से निकल कर HCL टेक्नोलॉजीज में शिफ्ट करने की सलाह है। और दोनों ही कंपनीज के नतीजे एक ही दिन स्टॉक रिएक्शन देखने को मिला था, जहाँ HCL टेक 5% टूटा था कमजोर नतीजों के बाद। वहीं HCL टेक में उस दिन निफ्टी 50 का टॉप गेनर था, 3% से ज़्यादा की वहाँ पे मजबूती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चेन्नई से हमारे साथ बबलू कुमार जी फोन लाइन पे मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग मिस्टर कुमार, बताइए किस स्टॉक पे सहायता चाहिए? अच्छा, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। मेरा सवाल मुथूट फाइनेंस पे है। 2 महीना पहले लिए थे, 999 का खरीद है, हम 6 महीना होल्ड कर सकते हैं? ओके, मुथूट फाइनेंस यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ऑलमोस्ट आपके ट्रेडिंग प्राइस से ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हुआ है, अच्छी बात है। पर आशीष जी देखिए, क्वांटिटी इनके पास 10 है और 998 की इनकी बाइंग प्राइस है। आने वाले 6 महीने के लिए क्या नज़रिया बनाया जा रहा है? क्योंकि जितनी भी गोल्ड फाइनेंस कंपनीज़ हैं, ऊपरी स्तरों से हमने काफ़ी इनको करेक्ट होते हुए देखा है। सोने का ग्लोबल मार्केट्स में देखें तो सोने की चाल भी कुछ नरम होती हुई ही दिखी है। क्या आगे का आउटलुक बन रहा है और 6 महीने के लिहाज से इनको क्या करना चाहिए? देखिए, 2-3 समस्याएं हैं गोल्ड कंपनीज में जिसके कारण से स्टॉक चल नहीं रहे हैं। सबसे पहली बात तो FIs का काफी होल्डिंग था इन कंपनीज में, उन्होंने लिक्विडेट किया है। दूसरा, एक बड़ा कंपटीशन इन कंपनीज को इमर्ज हो रहा है लोकल बैंक से, क्योंकि सारे बैंक सब क्योंकि रिटेल में फोकस कर रहे हैं, तो गोल्ड फाइनेंस भी उनका एक कोर बिजनेस बन गया है। और तीसरा, जो इनका पीयर सेट NBFCs हैं, वहां से भी तगड़ा कंपटीशन इन कंपनीज को देखने को मिल रहा है। तो जो मार्जिन हैं वो मेंटेन आगे जाके कितना होंगे वो देखने वाली बात है। तो इसी फैक्टर के चलते ये स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको इस सेक्टर में रहना है तो मनप्पुरम फाइनेंस एक बेटर कंपनी है, क्योंकि मनप्पुरम फाइनेंस गोल्ड फाइनेंस के अलावा NBFC की लैंडिंग और SME लोन, बिजनेस लोन्स, व्हीकल लोन्स, उन सारे सेगमेंट में भी ऑपरेट करती है। तो मनप्पुरम फाइनेंस में मेरा 1 साल का लक्ष्य करीब 120 रुपए का रहेगा, तो वो मुझे ज्यादा प्रॉमिसिंग लगता है।
ओके तो बबलू जी यहाँ पे मणप्पुरम फाइनेंस मुथूट फाइनेंस से बेहतर विकल्प है। पर एक बार मैं टेक्निकली नीलेश से भी समझना चाहूँगी। देखिए नीलेश, कई समय से ये काउंटर जो है 1060 1070 क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, पर अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाया है डिसाइसिवली। क्या आपको लगता है कि अब यहाँ से एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है? क्या कुछ वॉल्यूम्स इसको सपोर्ट कर रही हैं? देखिए शिष्य जी, बिल्कुल सही कहा आपने। काफी लंबे समय से एक साइडवेज कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है और एक रेंज में फंस चुका है। अगर ऊपरी स्तरों पर रेंज का रेजिस्टेंस लेवल देखें तो लगभग 1080 के आसपास आ रहा है। अगर 1080 के लेवल ऊपरी स्तर पर ब्रीच होते हैं तब यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलेगा। उसके बाद 1150 तक की अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। छोटी अपसाइड के लिए एक बार के लिए यहाँ पे बने रह सकते हैं, बट पोजिशन पर्सपेक्टिव से देखिए तो मेजर अंडरटोन यहाँ पे थोड़ा सा वीक नजर आता है। जिस हिसाब से एक मंथली टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर देखे तो लगातार एक लोअर टॉप एंड लोअर टर्म फॉर्मेशन यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्लियर कट एक पुल बैक कैंडिडेट है। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से प्ले करना है तो 1150 के लेवल्स आए, उसके बाद एक बार फिर से रिव्यू करें। करंट लेवल पे अगर होल्ड करके चलना चाहते हैं तो 1020 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें और पोजीशन में एक बार बने रह सकते हैं। ओके ठीक है, तो स्टॉप लॉस लगाकर आप बने रह सकते हैं। हल्का मुनाफा इस वक्त आपको हो रहा है, लेकिन अगर फंडामेंटल राय लेना चाहें यहाँ पर तो मणप्पुरम फाइनेंस ज़्यादा बेटर लग रहा है, आप वहाँ पर भी नज़र रख सकते हैं। ये राय आपको टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों लिहाज से दे दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और नतीजे पर फोकस करते हैं। और परसिस्टेंट सिस्टम्स के नतीजे आए। नतीजे आने के बाद हम देख रहे हैं स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इस वक्त 0.5% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। नतीजे अनुमान के मुताबिक ही थे। आय में 9% की बढ़त, मुनाफे में करीब 4% की ग्रोथ देखने को मिली है और एबिट मार्जिन में हल्की बढ़त यहाँ पर देखी गई है। नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के ईडी एंड सीएफओ सुनील सप्रे जी। सुनील जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका 18 आवर्स प्रदेश को समय देने के लिए। इस बार जो ग्रोथ रेट दिखी है आपके कारोबार में, उसके बारे में पहले हम जानना चाहेंगे। पिछले काफ़ी समय से 9% की ग्रोथ दिख रही थी, लेकिन इस बार हमने 5.8% की ग्रोथ देखी कंपनी में। ऑफकोर्स एक हायर बेस भी था, उसके चलते भी हम देख रहे हैं कि ये जो ग्रोथ है उसमें हल्की कमी देखने को मिल रही है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड क्या हम यहाँ से ये एक्सपेक्ट करें कि ये 5 to 6% की ही ग्रोथ आने वाले समय में देखने को मिलेगी? देखिए, हमारा जो लास्ट कई क्वार्टर्स से हम लोग टीसीवी और एसीवी जो ऑर्डर बुकिंग्स होते हैं वो डिटेल शेयर कर रहे हैं, तो उससे से आपको पता चलेगा कि ग्रोथ का मोमेंटम बरकरार है। हमारा जो टीसीवी और एसीवी बुकिंग्स है वो भी अच्छे आए हैं। सो वाइल वी डू नॉट गिव एनी फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस, बट आवर एफर्ट इज टू कंटिन्यू द ग्रोथ मोमेंटम. Yes, this quarter was slightly lower as compared to 9%. Yes, there are some, you can say, headwinds as you so slowly see the industry, adjusting to this macro environment. तो उसके चलते थोड़ा सा ये रहेगा फैक्टर, और ये तो मैं मानता हूँ कि सभी कंपनीज कस्टमर्स के साथ जुड़ के काम कर रही हैं, तो चैलेंजेस तो हैं, लेकिन वी हैव टू बी इनोवेटिव and working closely with customers, which will help us to sustain the growth. ओके तो कोई गाइडेंस नहीं है, पर क्या कुछ फैक्टर्स है वो बताएं। पर सुनील जी नमस्कार, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। अगर आपके मार्जिन्स देखें तो इस बार करीब 14.6% आते हुए दिखे हैं। तिमाही दर तिमाही एक जंप ज़रूर है, जहाँ पे स्ट्रीट एक डिक्लाइन की उम्मीद कर रही थी, तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन है। क्या आप बता सकते हैं कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपके मार्जिन्स को सपोर्ट करते हुए नज़र आए हैं, बशर्ते इसके कि हमने सैलरी हाइक्स भी होती हुई देखी हैं? जी सो इस टाइम हमारा ये क्वार्टर जो है उसमें पे हाइक्स इफेक्टिव होते हैं जुलाई से। सो पे हाइक का एज यू राइटली सेड हेडविंड था, लेकिन दो चीज़ें हमें सपोर्ट किया है, दो चीज़ों ने मार्जिन में। एक तो रहा हमारे आईपी डील्स अच्छे आए ये क्वार्टर में, तो आपने देखा होगा आईपी डील्स में काफ़ी वृद्धि हुई है, 18% जितना आईपी डील्स आईपी रेवेन्यू बढ़ा है। और दूसरा ये है कि करेंसी का जो बेनिफिट है वो दोनों एबिटा और एबिट लेवल में 90 बेसिस पॉइंट्स का उसका भी बेनिफिट है, जो कि जितने हम हेजेस लेते हैं वो थोड़ा सा
फॉरेक्स एडजस्टमेंट एबिट के बाद दिखता है, लेकिन एबिटा और एबिट में फॉरेन करेंसी बेनिफिट आपको दिखेगा। और आईपी डील्स अच्छे हुए हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर कॉस्ट थोड़ी कम हुई है, और जो सर्विसेज रेवेन्यू ग्रो होता है जब भी, तो उसका ऑपरेटिंग लिवरेज तो बनता ही है। तो ये सब चीज़ों को लेके मार्जिन में वृद्धि हुई है। और जैसे आप जानते हैं जो सीजनल कॉस्ट रहती है वीज़ा फाइलिंग की, जो फर्स्ट क्वार्टर में थी, ये क्वार्टर में नहीं है। तो ये सारी चीज़ों के लेके मार्जिन इम्प्रूव हुआ है। सुनील जी, आपके सर्विस कारोबार कैसा, वहाँ पर कैसा प्रदर्शन देखने को मिला? हम समझ सकते हैं कि वहाँ पर कुछ क्लाइंट स्पेसिफिक दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ रही है, बट क्या आपको लग रहा है ये टेम्परेरी है? और इसके अलावा ये भी समझना चाहेंगे कि 2023 के लिए क्लाइंट बजट एक्सपेक्टेशंस क्या है आपकी? थोड़ा टाइम लगेगा मेरे ख्याल में। एक नवंबर, मिड नवंबर के बाद थोड़ा सा आउटलुक 2023 का क्लाइंट्स को धीरे धीरे पता चलना चालू होता है। उनका बजट एक्सरसाइज बिटवीन नवंबर टू जनवरी फरवरी वो टाइम फ्रेम में चलता है। सो अभी थोड़ा टाइम लगेगा 2023 का आउटलुक लेने के लिए। ओके, तो थोड़ा टाइम लग सकता है, पर सुनील जी आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस अच्छे नतीजों के लिए, और उम्मीद है कि आगे भी कंपनी दमदार नतीजे पेश करती रहेगी। तो ये थे परसिस्टेंट सिस्टम्स के मैनेजमेंट मिस्टर सुनील साफरे, जहां पे उनका कहना था कि ग्रोथ आउटलुक बरकरार है, साथ ही कुछ चिंताएं ज़रूर है। तो कुछ गाइडेंस उन्होंने नहीं दी, बट क्या कुछ फैक्टर्स रहे इनके मार्जिन इम्प्रूवमेंट में वो भी उन्होंने बताए। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपके सवाल जवाब की तरफ चलते हैं। अगली क्वेरी हमारे पास अर्श गुज्जर जी की आई है। ये एबी कैपिटल पे राय जानना चाहते हैं। करीब 3000 शेयर्स हैं इनके पास और 119 इनकी बाइंग प्राइस है, और एक और काउंटर है इनके पास, 5000 शेयर्स है इनके पास पीएनबी के, और 40 रुपीज़ जो है इस पर्टिकुलर काउंटर की बाइंग प्राइस है। आशीष जी, एक बार आपसे समझेंगे। देखिए, दोनों ही फाइनेंशियल स्पेस से जुड़ी कंपनीज, एबी कैपिटल के शायद हाल फिलहाल नतीजे जो आए थे वो अच्छे देखने को मिले थे, और साथ ही पीएनबी पे क्या राय है, क्योंकि देखिए पूरा पीएसयू का खेमा जो है काफ़ी अच्छी तरीके से ऊपर जा रहा है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि जो एक टर्न अराउंड स्टोरी है वो हम पीएनबी में भी आते हुए देख सकते हैं? क्या 40 रुपए की खरीद है, फिर भी इस काउंटर में बने रहना चाहिए? मेरे तो इनफैक्ट दोनों स्टॉक्स में से निकल जाने की सलाह मैं देना चाहूँगा। मेरी सलाह रहेगी कि एबी कैपिटल, सबसे पहली बात तो इन सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर स्टॉक का है एनबीएफसी सेगमेंट, क्योंकि जो ग्रोथ हमें दूसरी एनबीएफसीज में देखने को मिली है वो आदित्य बिरला कैपिटल ने मॉडरेट ग्रोथ की दिखाई है कंपेयर टू पीएस है, और यही रीजन है ये काफ़ी अंडर परफॉर्मर स्टॉक है। मुझे लगता है कि इसकी बजाय आप डिफेंस के स्टॉक जैसे बीईएल में निवेश करें, जो 108 रुपए के आसपास है, वहाँ पर मुझे ज़्यादा प्रॉमिसिंग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स नज़र आते हैं। जहाँ तक पीएनबी की बात है तो इसको भी मेरा बेचने की सलाह रहेगी। मेरा मानना ये, इस बैंक में जो नतीजे आते हैं क्वार्टर ओवर क्वार्टर, वहाँ पे बहुत अनसर्टेनिटी बनी रहती है, तो जिसके कारण से निवेशकों का एक कॉन्फिडेंस पीएनबी की तरफ बिल्टअप नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है जो सेलिंग के कैंडिडेट हैं, जैसे आईडीबीआई बैंक है, वहाँ पर निवेश के इसी लेवल पे ढूंढे जा सकते हैं 43-44 पे, और किसी और गिरावट पे यदि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 55 रुपए के आसपास मिलता है तो वहाँ पर भी बाइंग के मौके ढूंढे जा सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है, तो ये राय आपको स्टॉक में दे दी गई है। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं, और ये हमें आया है व्हाट्सएप के ज़रिए। छत्तीसगढ़ से गजेंद्र जी ने हमें सवाल भेजा है। आईआईएफएल सिक्योरिटीज़ पर इनका सवाल है। 500 शेयर्स हैं और 120 की इनकी खरीद है आईआईएफएल सिक्योरिटीज़ पर। इस वक्त अगर देखें तो स्टॉक 69 के पास कारोबार कर रहा है आईआईएफएल का, और मेरे ख्याल से नतीजे भी आए थे इस कंपनी के। उसके बाद हम देख रहे हैं कि आज हल्की वीकनेस के साथ यहाँ पर ट्रेड भी होता हुआ दिखाई दे रहा है आईआईएफएल सिक्योरिटीज़ में। नीलेश, आप सजेस्ट करिए, नुकसान तो इनको काफ़ी हो चुका है, अभी क्या करना चाहिए स्टॉक में? देखिए पूजा जी, लगातार एक डाउन ट्रेंड में है काउंटर। 120 के आसपास के हाई बने थे, उसके बाद लगातार एक लोअर टॉप एंड लोअर टॉप फॉर्मेशन बन रहे हैं। हालांकि यहाँ पे एक सपोर्ट निकल के आ रहा है लगभग 64 के आसपास, तो करंट लेवल पे एक बार के लिए पोजीशन को होल्ड करना चाहते हैं तो 64 का स्टॉप लॉस जरूर रखें, एंड ऊपरी स्तर पर 75 का लेवल ब्रीच करता है तो उसके बाद 85 तक की अपसाइड ओपन होती हुई नजर आएगी।
ठीक है, तो ये थी IIFL सिक्योरिटीज़ पे कौन से लेवल्स आपको ध्यान में रखने हैं। आगे बढ़ेंगे। सुनैना का सवाल आया है, इंडिको रेमेडीज़ पे राय जानना चाहती हैं। इनके पास 1100 शेयर्स हैं और 365 जो है इनकी बाइंग प्राइस है। और इस पर्टिकुलर काउंटर की बात करें तो यहाँ पे इनको काफ़ी भारी नुकसान हो रहा है क्योंकि क्वांटिटी थोड़ी सी हैवी इनके पास ज़रूर है। आशीष जी, एक बार आपसे समझेंगे कैसे देखते हैं, क्योंकि फार्मा स्पेस बस कर रहा है पर बहुत ही सिलेक्टिव एक्शन उसमें देखने को मिल रहा है, जैसे कि कुछ लीडर्स सिप्ला, सन फार्मा, उनमें तेजी है। क्या इंडिको रेमेडीज यहाँ पे आपको लगता है कि रिटर्न्स देने के काबिल है और 365 के ऊपर निकलते देख सकते हैं हम इसे? नहीं, मुझे लगता है मैं बिल्कुल और आपकी बात से सबसे पहले सहमत हूँ कि लीडर्स के साथ में रहना चाहिए इस पर्टिकुलर सेक्टर में, क्योंकि जो परफॉर्मेंस है वो लीडर्स का ज़्यादा अच्छा आ रहा है कंपेयर टू मिडिल जो सेगमेंट के प्लेयर्स हैं। और यही हम देख रहे हैं कि जब तक सन फार्मा, सिप्ला, डीवीज लैब जैसे स्टॉक अपने 52 वीक हाई के बियॉन्ड ट्रेड करना शुरू नहीं करेंगे और कंसिस्टेंटली परफॉर्म करेंगे, तब तक इंडिको रेमेडीज और ग्लेनमार्क वगैरह के स्टॉक में कोई बहुत ज़्यादा रुझान नहीं रहने वाला है। तो मेरी सलाह रहेगी कि इसके बजाय आप सिप्ला या सन फार्मा के स्टॉक में निवेश करें। वहाँ पर स्लो एंड कंसिस्टेंट रिटर्न बनेगा, बट आपको प्रॉफिट ही होगा। पे इंडिको रेमेडीज से निकल जाने की सलाह मिल रही है और दिग्गज फार्मा लीडर्स के साथ बने रहने में ही भलाई है। तो आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेरी हमारे पास आई है शंकर पवार जी की, सतारा के रहने वाले हैं। इनके पास BPCL है, 70 शेयर्स हैं और 450 इनकी बाइंग प्राइस है। और नीलेश, एक बार आपसे समझेंगे। देखिए, बहुत ऊपरी स्तरों की इनकी बाइंग प्राइस है और स्टॉक में लगातार हम कमज़ोरी होते हुए देख रहे हैं। जून के लोस के आसपास जो है, बताइए, ये काउंटर आ चुका है। क्या लगता है यहाँ पे कुछ इसको स्थिरता आनी चाहिए या यहाँ से और वीकनेस हम आते हुए देख सकते हैं? और साथ ही 450 की बाइंग प्राइस है, या तो आप इनको सलाह दीजिए कि एवरेज आउट करने का यहाँ पे मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या फिर कोई दूसरा काउंटर आप सुझा पाए जहाँ पे इनको निवेश के लिए देखना चाहिए? देखिए, 22 अक्टूबर 2021 लास्ट ईयर एग्जैक्टली एक साल पहले यहाँ पे ऑल टाइम हाई लेवल्स के आसपास अचीव हुए थे, 440 के लेवल्स थे वो। उसके बाद पिछले एक साल में अगर हम देखें, अब तक काउंटर ने लगातार एक अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है। इनफैक्ट मैं कहूँ ओवरऑल OMC स्पेस ही देखें आप अगर, तो ओवरऑल काफी अच्छा, काफी बड़ा अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिला है, चाहे वो HPCL ले लो चाहे वो IOC ले लो। तो क्लियर कट यहाँ पे ट्रेंड जो है वो थोड़ी सी वीक नजर आती है। हो सकता है यहाँ पे थोड़ी और गिरावट गहराती हुई नजर आए। 280 270 तक के इमीडिएट लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर ये एवरेज करना चाहते हैं तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा। 260 के आसपास अगर मिलता है, क्योंकि वो एक नेक्स्ट मेजर सपोर्ट निकल के आ रहा है, वहां पे एक बार के लिए एवरेजिंग के बारे में सोचा जा सकता है। बट फिलहाल इन लेवलों पर कोई एवरेजिंग करने की सलाह नहीं होगी। गिरावट यहाँ से और गहरा सकती है। अगर हो सके तो पुल बैक पे एक बार एग्जिट करने के बारे में सोचना चाहिए। 330 340 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, वहां तक अगर पुल बैक मिलता है तो ये मेरा जो व्यू है वो ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से है। और ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से सेल ऑन राइज सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। अगर कहीं पे शिफ्ट करना चाहते हैं तो मेरी ओर से दो काउंटर जो मुझे पसंद आ रहे हैं, पहला होगा BDL, भारत डायनेमिक लिमिटेड, एक डिफेंसिव स्पेस में है और काफी अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। 942 के आसपास करंटली ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे 1100 से लेके 1150 तक के पोजिशनल टारगेट देखने को मिल सकते हैं। एंड 860 870 के आसपास का एक इमीडिएट सपोर्ट है, वहां पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। भाई, जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है दीपक फर्टिलाइजर्स, जहाँ पे आज के सेशन में ऑल टाइम हाई लेवल्स अचीव हुए हैं। एक स्टैगर्ड वे में इसे ऐड कीजिए पोर्टफोलियो में। यहाँ पे भी लगभग 1200 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है फ्रॉम अ पोजिशनल पर्सपेक्टिव। 950 के नीचे अगर फिसलता है तो वहां पे एक बार फिर से स्टिक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ऑलराइट, ठीक है, तो ये रहा BPCL में आपको दे दी गई। चलिए अब अगला सवाल ले लेते हैं। और सौरभ जी ने सवाल भेजा है HDFC लिमिटेड पर। 21 शेयर्स हैं, 2401 के बाद पर इन्होंने ये स्टॉक खरीदा हुआ है। देखिए, फंडामेंटल तो कोई दिक्कत नहीं है कंपनी में, लेकिन एक बार टेक्निकल राय ले लेते हैं। नीलेश, आप ही सजेस्ट करिए। हल्का नुकसान हो रहा है इनको, इस वक्त 2300 के आसपास कारोबार कर रहा है। चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको, और गिरावट आएगी या फिर इन स्तरों पर भी एंट्री ले सकते हैं, और इनको क्या सुझाएंगे आप?
देखिए पूजा जी, एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक दोनों ही काउंटर में हमने देखा है पिछले काफी समय से एक अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन है वो यहाँ से जारी रह सकता है। इसके अगर ओवरऑल लेवल्स की बात करें तो 2500 ऊपरी स्तर पर एक मेजर रेजिस्टेंस है, 2200 के आसपास का एक मेजर सपोर्ट है, तो ये 300 पॉइंट की ट्रेडिंग रेंज है। इसी के अंदर ये काउंटर थोड़ा मूव करता हुआ नजर आ सकता है। थोड़ा सा पोजिशनल पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ पे बने रहने की सलाह होगी। गिरावट होती है तो वहां पे एक बार के लिए एवरेजिंग करने के बारे में भी सोचा जा सकता है। फिलहाल के लिए बने रहे, 2300 का एक इमीडिएट सपोर्ट है, वहां पे स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और ऊपरी स्तर पर 2450 से 2500 की रेंज में आता है तो वो एक अच्छा लेवल होगा, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ओके, तो फिलहाल एचडीएफसी लिमिटेड आपको होल्ड करने की सलाह मिल रही है। अगली क्वेरी ये झारखंड की रहने वाली हैं रिशु, इनका सवाल है, ये कोचिन शिपयार्ड पे राय जानना चाहती हैं। 200 शेयर्स है और 380 इनकी बाइंग प्राइस है। जितने भी डिफेंस काउंटर्स थे या कह लीजिए शिपिंग कंपनीज थी वो काफ़ी अच्छी तरीके से बस करती हुई नजर आई, और आशीष जी देखिए काफ़ी अच्छे प्रॉफिट पे ही बैठी हैं, ये मात्र 200 क्वांटिटी है बट उसके अलावा काफ़ी अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिला है, परसेंटेज टर्म्स में सब्सटैंशियल गेन्स होते हुए दिखे हैं। क्या यहाँ से भी भरोसा बरकरार है, और अगर हाँ तो कौन से टारगेट्स ध्यान में रखें? जी, मेरी सलाह रहेगी स्टॉक में बिल्कुल बने रहने की, क्योंकि डिफेंस सेक्टर एक अच्छा प्रॉमिसिंग सेक्टर है जैसे आपने कहा, और जो ऑर्डर बुक मझगांव और कोचिन शिपयार्ड के पास में है तो ये स्टॉक्स को नई ऊंचाइयों पर बिल्कुल आगे ले जाने में सक्षम है। और डिफेंस मेरा मानना है जो थीम रही है अभी तक इस साल में, अगले एक साल तक भी आप देखिए डिफेंस एक थीम आउट परफॉर्म करती रहेगी, तो बिल्कुल कोचिन शिपयार्ड को होल्ड करके रखिए। एक साल का लक्ष्य करिए, उसमें 700 रुपए के आसपास मेरा है। तो ये राय आपकी कोचिन शिपयार्ड को लेकर, जहां पे फिलहाल अभी भी आपको बने रहने की राय मिल रही है। पर आगे बढ़ने से पहले एक बार मार्केट्स पे नज़र डाल लें तो कमज़ोरी बरकरार है, थोड़ा उछाल ज़रूर देखने को मिला था पर फिर भी थोड़ी रिकवरी के बाद फिर से मार्केट्स फिसलते हुए नज़र आए हैं। पर ऐसे में दिग्गजों की नज़र कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स पे है, रोज़ की तरह बताने के लिए मेरी सहयोगी मानसी दवे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मानसी बताइए। बिल्कुल, तो नील पराग परीख हमारे साथ जुड़े, पराग परीख म्यूचुअल फंड से, और बाजार पर अपनी राय रखते हुए सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच उनका आईटी पर बुलिश नजर आया। उन्हें आईटी सेक्टर के वैल्यूएशंस काफ़ी आकर्षक लग रहे हैं, साथ ही ऑटो सेक्टर में भी निवेश का नजरिया उन्होंने बनाया। ऑटो एंसिलरी और साथ ही बेयरिंग जैसे स्टॉक्स हैं जिनमें लगातार हम अच्छी मजबूती देख भी रहे हैं, और फेस्टिवल डिमांड के भी बेनिफिशियरी ऑटो स्टॉक्स हैं। तो दिग्गज एक्सपर्ट्स के रेडार पर ऑटो स्पेस भी, एफएमसीजी कंपनियों के वैल्यूएशंस इस वक्त उन्हें महंगे नजर आ रहे हैं। तो पॉजिटिव आउटलुक ऑटोमोबाइल स्पेस और साथ ही आईटी कंपनीज पर और एफएमसीजी के वैल्यूएशंस पर उन्होंने कंसर्न्स अपने सामने रखी। इसके अलावा बात हमने की दिनेश ठक्कर से, जो कि एंजल वन के फाउंडर हैं। काफी इनसाइटफुल कॉन्वर्सेशन, काफी इंटरेस्टिंग बातचीत हुई, और उसमें उन्होंने कहा कि देश में ब्याज दरें, महंगाई आज भी काबू में है। इस वक्त अगर भारत को देखें अन्य देशों के मुकाबले भारत की स्थिति जो है वो बेहतर नजर आ रही है, और भारत की ग्रोथ स्टोरी जो है वो काफी शानदार है। ये कहना था दिनेश ठक्कर का। बाजार के लिए अगले 10 से 15 महीने जो हैं काफ़ी अच्छे बेहतर नजर आ रहे हैं, और बेहतर रिटर्न्स की भी उम्मीद करनी चाहिए। और अंत में गौतम दुग्गड़, जो कि मोतीलाल ओसवाल से हैं, उनसे जब बात हुई बाजार पर अपना आउटलुक बताते उन्होंने कहा कि अनुमान के मुताबिक बाजार के तिमाही नतीजे जो हैं वो इस वक्त आ रहे हैं, तो रिजल्ट सीजन जो है वो बाजार की उम्मीदों पर इस वक्त खरा उतर रहा है। वहीं लार्ज कैप में रिलायंस उन्हें पसंद आया, और मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस पर भी एक्शन जो है स्टॉक स्पेसिफिक काफ़ी दिख रहा है, और इसी के चलते उनका भरोसा मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेसेस पर भी कायम है। मानसी, पूरी डिटेल्स हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। पर चलिए इसी के साथ शो को यहीं पे समाप्त करने का वक्त चला है। आशीष जी और नीलेश, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सभी दर्शकों को उनकी स्टॉक क्वेरीज पे राय देने के लिए। मुझे और पूजा जी को दीजिए यहीं पे इजाजत, पर आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के उस पर कमोडिटी बाजार से जुड़ा पूरा अपडेट लेकर हम जल्द जुड़ेंगे।